प्लीज बैठिए। कैसी हैं शिप्रा जी? ओके, शुरू करें? चलिए शिप्रा जी, आप जैसे आपका नाम तो हमें पता ही है, और इसके अलावा और आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा अपने बारे में आप बताइए। सर, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ सबसे पहले, और इसके अलावा मेरी जॉब अभी 2019 में लगी है। मुझे 4 साल पूरे हो गए हैं इस जॉब में, और मेरे अचीवमेंट्स में एक मैंने नीट क्लियर किया हुआ है, सीटेट भी मैंने क्लियर किया हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने आगे उसमें अप्लाई नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचिंग की। और इसके अलावा आरएएस है जिसमें मेरा सिलेक्शन। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं और हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें मुझसे बड़ी 2 सिस्टर्स हैं, एक मेरा तो छोटा भाई है। अच्छा, आपकी फॉर्म में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, जो कि जहाँ तक हमें समझ में आया आपका फॉर्म पढ़ के आपका हॉबी भी है जी। तो ये स्विच आपके दिमाग में कैसे आया और इसका कारण क्या था? सर, टीचिंग हॉबी मेरी जब मैं 2019 में जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद से ही बनी है। उससे पहले कोई हॉबी नहीं थी मेरी, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और उसके काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं, तो इस वजह से टीचिंग मेरी अच्छी हॉबी है, इस वजह से टीचिंग मेरी हॉबी बनी है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगी तो हो सकता है कि उस हिसाब से मेरी हॉबी चेंज हो जाए। अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि जैसे अभी आपने ना बताया कि टीचिंग हॉबी है, एंड अभी आप आरएएस के लिए इस एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए आप आ रहे हैं, तो आपकी एक तरीके से हॉबी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसमें एक न्यू हॉबी आपको डेवलप हो जाएगा। जी। ओके ओके, ठीक है। वैसे हॉबी तो हमारी समझ में एक ऐसी चीज़ होती है जो लाइफ टाइम होती है, इसलिए वो हॉबी होती है। हाँ, और सर जिसमें इंटरेस्ट आता है वो भी तो है एक हॉबी। और फिर हो सकता है कि अगर मुझे लगा कि कभी अगर मुझे लगा तो मैं बच्चों के साथ जाने के लिए मैं उसमें भी चली जाऊँगी, टीचिंग के लिए। टीचिंग साथ में अपना साइड प्रोफेशन में रख सकती हूँ अगर आरएएस होने के साथ। अच्छा, ओके। चलिए, ये बताइए, टीचिंग में आपको सबसे अच्छा क्या चीज़ लगती है? जैसे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, आपके कोई टीचर नहीं होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, लगती होंगी, आपको खुद को एज ए टीचर क्या अच्छा लगता है? सर, जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, तो उसमें जब मैं शुरुआत में जब मैं गई थी तब उन बच्चों को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ तो उन्हें उनका पॉजिटिव आउटकम है ना, जो वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है और उसके बाद उनके टेस्ट लेती हूँ, तो उसमें जो उनके मार्क्स आते हैं या फिर उनका फेवरेट सब्जेक्ट अगर उनसे पूछा जाए तो वो यही होता है, या तो साइंस या मैथ्स। तो इससे मुझे ये इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं। आरएएस में जैसे आप खुद को अभी देख रहे हैं आगे जाने के लिए, आपको क्यों लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपको क्यों ज्वाइन करनी है? सर, एक तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है। अच्छा। और दूसरा, मुझे सोशल सर्विसेज के लिए या फिर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो इस वजह से मैं आरएएस ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत लोगों का यही कहना होता है कि समाज के लिए बहुत कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लेकिन जब चीज़ें मिल जाती हैं वो अपने दिनचर्या में अपनी जो जॉब होती है उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि, और अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जनरली चीज़ें जहन में नहीं रह पाती हैं। आप उससे कैसे फाइट करेंगे? सर, मुझे लगता है कि जो मैंने अभी हूँ टीचिंग और ऐसे ही सेम आरएएस, इन दोनों की फील्ड ही ऐसी है कि आप कितना भी खो जाएं, आप लगातार करते रहते हैं जो सोसाइटी के लिए। इसीलिए ये एक ऐसी जॉब है जिसमें अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आपके सामने ऐसे काम आते रहते हैं, जैसे कि किसानों के लिए कोई भी मैं कर पा रही हूँ, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में रोज अगर स्कूल भी जा पा रही हूँ, तो भी ये सब मतलब सोसाइटी के लिए करने जैसा ही तो है। तो फिर लगातार कहीं खोने वाली बात तो नहीं आती। ठीक है, 5 साल आप खुद को कहाँ देखते हैं? आप एसडीएम देखते हैं। ओके, चलिए, एक चीज़ बताइए, आपको कहीं पे पोस्टिंग दी गई
जहाँ आप बहुत यंग हैं और आप एसडीएम हैं, वहाँ उसी जगह पे आपके साथ में जो लोग हैं वो आपसे एज में सीनियर हैं, एक्सपीरियंस में सीनियर हैं, लेकिन डेजिग्नेशन में सीनियर नहीं है। ठीक है, आप समझिए मेरा क्वेश्चन या रिपीट करो? नहीं सर, समझ। ठीक है, इस सिचुएशन को, जिसको हम लोग टीम मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं, हम लोग पीपल्स मैनेजमेंट बोलते हैं, पीपल्स स्किल बोलते हैं, ऐसे शब्द आपने बुक्स में पढ़े होंगे। इस सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे, जो कि राजस्थान सरकार के लिए भी ये कहीं ना कहीं सेटल करना लोगों को, जो ऑफिसर्स आते हैं, ये चैलेंज आता है। इंटरनल डिपार्टमेंट, जिसको ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज भी बोलते हैं, आप कैसे इस चीज से डील करेंगे? सर मुझे लगता है कि किसी भी जॉब में एज मैटर नहीं करती, पोस्ट मैटर करती है। तो इसलिए बाई चांस अगर वो मुझसे सीनियर हैं एज में, तब भी वो मतलब मेरे लिए रिस्पेक्ट रखेंगे, और यदि ऐसा नहीं है और मतलब तो फिर मैं इस हिसाब से काम निकलवाना, या फिर केवल रिस्पेक्ट की बात नहीं है, उनके साथ में मिलकर काम करना ये इम्पोर्टेंट है, और मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगी, लेकिन एक जो बॉस वाली है ऑरा होना चाहिए, वो भी मेंटेन रखना जरूरी है। तो मैं इस तरह से काम करूंगी कि साथ में मिलकर उनके काम कर सकूं, लेकिन उनको इस तरह की फील नहीं करवा पाऊं कि मैं उनसे छोटी हूं लेकिन फिर भी उनसे ऊपर पोस्ट पे। अच्छा, वर्क एंड पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है और आप इसको कैसे करेंगे? सर ये दोनों काफ़ी अलग है। अच्छा। तो मतलब वर्क अगर मेरी है और पर्सनल लाइफ में, सर ये दोनों तो काफ़ी अलग है। नहीं, अलग है, ठीक है, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों अलग है, लेकिन जितना हमारी समझ है आजकल, और सरकार भी जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो होता है लाइफ का मैनेजमेंट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। आपने सुना भी होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज जिस डेजिग्नेशन के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस तरफ आपका रुख है अपनी ज़िंदगी को लेके, वहाँ पे इस चीज़ के लिए भी एक चैलेंज होता है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे बीइंग वुमेन? सर मुझे लगता है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो फिर वो है ही, लेकिन पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि यदि अभी तो मेरे पास मदर फादर हैं, लेकिन शादी के बाद भी हस्बैंड वगैरह, हस्बैंड या ये मेरी मदर इन लॉ, उनके साथ में मैं इस तरह से ट्यूनिंग बना के रखूंगी कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज हो जाए। अच्छा, ठीक है, सो आप मैनेज कर लेंगे दोनों चीज़ों, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ बताइए एक, और वो क्यों है, आपको क्यों लगता है? सर मेरी पब्लिक स्पीकिंग और मतलब लोगों से बात करने की जो क्षमता है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उनको प्रभावित करने की क्षमता अच्छी लगती है। तो जैसे आपका कहना है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आपकी एक स्ट्रेंथ है जी, और प्रभावित करना अच्छा जी लगता है। मतलब जैसे बच्चों के मम्मी पापा आते हैं और मैं उनसे बात करती हूँ, अगर बाई चांस वो गुस्सा होते हैं तो थोड़े कूल हो जाते हैं, तो ये मुझको काफ़ी अच्छा लगता है कि मुझसे बात करके, क्योंकि जनरली अपने बच्चों के लिए मम्मी पापा के मन में गुस्सा होता है, तो वो मैं मुझसे बात करते हैं तो थोड़े शांत दिमाग से हो जाते हैं। चलिए इसी से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग और आपका जो एसडीएम जो डेजिग्नेशन है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है या नहीं? सर मुझे लगता है सिचुएशन पे डिपेंड है। वैसे तो लोगों कभी 1 to 1 ही होगा जनरली तो, लेकिन कभी जैसे दंगे वगैरह हो जाते हैं, उस टाइम पे मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे प्रभावित करने वाला काम तो रहा ही नहीं। सर उसमें इतने सारे लोगों के साथ एक साथ बात करने में, बाकी 1 to 1 का ज़्यादा है। जैसे कि एक एसडीएम के तौर पर लगातार हर दिन उनको बैठती है ना, समझ नाम याद नहीं आ रहा उसका, कोई बात नहीं। एक एसडीएम को हर दिन सर पब्लिक लोगों से डील करना होता है, इंटरेक्शन, हाँ ठीक है, public- संवाद, हाँ स्थापित करना होता है, मतलब उनकी प्रॉब्लम सुननी होती है, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से फिर करना होता है जो भी राजस्व से संबंधित ठीक है। किसानों के लिए। चलिए अपनी कमजोरी बताइए। सर मैं अपने खाने पर ध्यान नहीं दे पाती, खाने हेल्थ पर इतना नहीं फोकस कर पाती। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है एक आरएएस और एक एसडीएम पोजीशन पे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि आपका टाइमिंग तो कुछ है ही नहीं आने सर जाने मैं का? ट्राई कर रही हूँ इसके ऊपर अच्छा, कि लगातार अपने फूड हैबिट्स में नट्स वगैरह में इंक्लूड कर रही हूँ धीरे धीरे, तो वो इस तरह से।
बाकी हाँ, अपना फूड की हैबिट्स बढ़ा रही हूँ, अपनी डाइट बढ़ाने की कोशिश कर रही मैं एक दो क्वेश्चन और करूँगा आपसे। एक हॉबी और बताइए जो टीचिंग के अलावा है आपकी। हूँ। सो मूवीज देखना, मूवीज देखना, कौन सी मूवी पसंद है आपको? इंटरस्टेलर अच्छा, और एक फॉरेस्ट गंप है। क्या था उसके अंदर? सर इंटरस्टेलर तो साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें स्पेस में टाइमिंग जो आइंस्टाइन की है रिलेटिविटी की बेस पे, तो वो टाइमिंग पे कैसे ब्लैक होल में जाके कैसे हम टाइम एक डायमेंशन भी कर सकते हैं एक्सप्लोर, उसके बारे में है। और फॉरेस्ट गंप एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक पहले अंडर डेवलप्ड बच्चा है, उसका माइंड थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, लेकिन लाइफ में उसने क्या किया, किस तरह से कितने जॉब प्रोफेशन चेंज किए। उस कैरेक्टर जो रोल प्ले करता है उसका क्या नाम होता है? टॉम है, उस कैरेक्टर का मुझे नहीं पता। बच्चे का नाम है टॉम। टॉम हैंक्स रियल जो हीरो है उनका नाम है, अच्छा। मुझे जो कैरेक्टर है उनका नाम है। कोई बात। अच्छा, मोटिवेशन का क्या रोल होता है एक आरएएस के लिए? क्या आरएएस को मोटिवेटर होना चाहिए? सर ये तो शायद लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना आप मोटिवेटर समझ गए क्या होता है? आप कितना मोटिवेट कर पा रहे हाँ, हैं। मतलब मोटिवेट, किसी को प्रोत्साहित करना, है ना? तो क्या एक आरएएस रैंकिंग के लिए पर्सन जो एसडीएम लेवल पे है, उसका खुद का मोटिवेशन होना कितना जरूरी होना चाहिए, या ठीक है हो जाता है अपने आप, चीजें चलती रहेंगी? सर खुद का मोटिवेटेड होना या फिर दूसरों को मोटिवेट? दोनों, क्योंकि सर- जब आप खुद ही मोटिवेट नहीं है तो दूसरों को कैसे करेंगे? सर मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो है वो अभी तक मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कभी मैं मोटिवेट होती हूँ, कभी नहीं रह पाती। और एक आरएएस के तौर पर भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव आएगा, मैं लगातार हो सकता है कभी मोटिवेट रहूँ और कभी नहीं रहूँ। और इसके अलावा दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हाँ ये इम्पोर्टेंट है एक आरएएस के लिए, क्योंकि अगर आप पहली बात कि लोगों को अच्छे प्रोफेशन में आना के लिए प्रेरित करना ये भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात अच्छे काम करने के लिए लगातार चाहे छोटे स्तर पर सही अगर अपने अपनी जगह पर सभी लोग करते रहेंगे तो मुझे लगता है भारत एक अच्छी जगह पे पहुंच सकता है। बट सिचुएशन तो कई बार ऐसी आती है कि मोटिवेशन काम नहीं करता है। जी जिस पोजीशन पे आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा होगा, 10 में से 7 बार ऐसा होगा। जी थैंकलेस जॉब है, इसमें धन्यवाद आपको बहुत कम मिलेगा, और आपका अलग तरह के पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे, व्यू पॉइंट होंगे लोगों को, उसमें आप कैसे काम करेंगे? सर तब मैं वो जो 3 बार जब मुझे थैंक यू मिला है या फिर जो सेटिस्फेक्शन है, मुझे लगता है कि दूसरों के लिए काम करने में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। आगे से थैंक यू आना या फिर कोई भी सकारात्मक नहीं भी आता तो भी अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। आपका मान लीजिए आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद आपको पता लग गया आप सिलेक्ट हो गए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे और क्यों? सो मैं घर पे बताऊंगी अपने मम्मी पापा को। अच्छा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं और सबसे पहले मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। हाय शिप्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नाम का मीनिंग बताएंगे मुझे? मतलब मैम एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, बस ये पता है कि नदी है एक, पर वो भी क्षिप्रा नाम से है, क्षत्रिय लगता है, मेरा श से है, मुझे एग्जैक्ट नाम। आपने बताया आप टीचिंग आपका पैशन रहा है, आप कितने सालों से टीचिंग कर रहे हैं? वैसे अगर ऑफिशियली कहें तो मैं 4 साल से कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने उससे पहले ट्यूशन्स वगैरह करती थी, वो मैं जब 9th क्लास में थी तब से शुरू करती थी। ओके, सो काफ़ी सालों से आपका एक्सपीरियंस है। तो आपका हॉबी सिर्फ टीचिंग ही क्यों रहा है? मतलब और कुछ में आपका कभी इंटरेस्ट रहा नहीं या वो डोमिनेट नहीं कर पाया वो चीज़? मैम एक्चुअली कभी इतना परसीव लगातार कर नहीं पाई कि हाँ लगातार उसी में ही अगर मैं हूँ, जैसे कि मूवीज देखना अगर था तो लगातार नहीं देख पाई हूँ, पर टीचिंग ऐसा है कि हाँ काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंसी है टीचिंग के लिए। और आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं मैथ्स के अलावा? हिस्ट्री। ओके, आप संस्कृत में भी इंटरेस्ट रखते हैं?
नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं ओके नहीं है। वो थोड़ी बहुत अभी डिपार्टमेंट सेम हो गया है तो फिर इस वजह से मुझे जानने में अभी लैंग्वेज में आ गई है, वरना इंटरेस्ट नहीं। अच्छा ओके। सो मुझे बताइए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाने में, टीचिंग? ऑफलाइन। ऑफलाइन। लेकिन जैसे अपना कोविड का टाइम था, यहाँ पे अपना ऑफलाइन का जो है बहुत प्रॉब्लम आया था, है ना? तो तब आपने कैसे जो है कंटिन्यू किया अपने टीचिंग? मैम तब स्माइल नाम से गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, तो उसमें स्माइल 1.0 था, जिसमें पहले तो हम व्हाट्सएप पे बच्चों को जोड़ा था हम लोगों ने, जितने भी थे, अगर वो थे ग्रुप में, तो अगर वो व्हाट्सएप उनके पास मोबाइल या इंटरनेट कनेक्टिविटी थी तब उनको जोड़ लिया था, जो नहीं थे उनको नहीं जोड़ पाए थे। उसके बाद उसी पे ही हम जो भी डाटा वगैरह थे उनको ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद स्माइल 2.0 आया था, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को घर जाके उनके और फिर उन्हें थोड़े बहुत जो अपनी तरफ से नोट्स बना के वो प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें और कभी कभी इसमें ये फायदा हुआ था कि जिन बच्चों के पास नहीं था मोबाइल वगैरह वो आकर उधर अपने एक दूसरे के घर में आकर और कर रहे थे, तो ऑनलाइन इससे ज़्यादा नहीं हो पाया था। ओके, तो आपको ऑनलाइन जो टूल्स यूज होते हैं टीचिंग के लिए उनका आपको थोड़ा नॉलेज कम है, ऐसा समझे? दीक्षा पोर्टल, हाँ, मतलब एप्स वगैरह में मुझे कम है नॉलेज, लेकिन हाँ मुझे पोर्टल वगैरह जैसे दीक्षा पोर्टल एनसीईआरटी का है, ये सब मुझे नॉलेज है कि हाँ इस पर मुझे मैटर मिल सकता है जो मैं बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लासेस लेनी है कंटेंट शेयर करने के अलावा, आपको 1-to-1 क्लास लेना है, लाइव क्लास लेना है, तो फिर अगर जैसे कोविड का वेव वापस से सपोज हो गया, पीक पे आ गया, तो उस टाइम पे आप कैसे वापस से जो है मैनेज करेंगे? मैम ऑनलाइन टीचिंग के लिए वही बच्चों पर डिपेंड करता है, अगर बच्चों के पास इतना है तो मैं, अगर मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं सीख लूँगी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन एक प्रेजेंटेशन तो बनाया था, देववाणी नाम से ऐप है उस पर डालने के लिए, और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन था जिसमें केवल मेरी वॉइस थी। ऑनलाइन अगर वीडियो को उसके लिए हुआ, प्रॉपर लाइव हुआ तो मैं सीख लूँगी। ओके, अभी मुझे आइडिया नहीं है। ओके, सो अभी आप सिर्फ मैथ्स लेते हैं या साइंस प्लस मैथ्स? साइंस प्लस मैथ्स। ओके, सो आपका पीसीएम रहा है 12th तक। ओके, सो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कंपैरेटिवली आपको अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? केमिस्ट्री। ओके, कोई स्पेसिफिक चैप्टर, कोई टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है? मैम वैसे तो मैं काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी फेवरेट थी। ओके, सो मुझे किसी रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एल्डोल कंडेंसेशन या ओके, और कुछ एग्जांपल्स? एल्कोहलाइजेशन याद नहीं। मैथ्स में कौन सा सेगमेंट आपको सबसे अच्छा लगता है? मैम अभी मेरा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला मैथमेटिक्स है उससे थोड़ा सा पीछे, मतलब नहीं हो पाया है, तो अगर 10th क्लास तक के लिए देखें तो एलजेब्रा, और उसके बाद भी मोस्टली हाँ एलजेब्रा मुझे पसंद है, एलजेब्रा वाला जो पार्ट है। ठीक है, ठीक है। हमारे मिडाइवल टाइम में आप किन्हीं साइंटिस्ट के बारे में बता सकते हैं जो मैथमेटिक्स से कनेक्टेड रहे हैं, एंशिएंट और मिडाइवल में, दोनों में से किसी में भी आप बताना चाहें? एंशिएंट में तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्म, एक नाम नहीं याद आ रहा, मिडाइवल का मुझे याद नहीं है। ओके, इनके और क्या योगदान आप बता सकते हैं? आर्यभट्ट जैसे कि उन्होंने जीरो दिया था, और केवल इंडियंस में बताना है। हाँ, इंडियन आपने तो मतलब इसके अलावा वराहमिहिर ने ये एलजेब्रा वाली ही उसमें दिया था, उन्होंने फॉर्मूलाज वगैरह इसके। इनकी कोई किताब वगैरह, कुछ काम वगैरह आप बता सकते हैं? नाम मुझे अभी याद नहीं है। ओके, जीरो के अलावा भी उनके काफ़ी सारे योगदान रहे हैं ना, वो आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा, आपका पब्लिक स्पीकिंग आपका पैशन रहा है एक, ठीक है। अब मुझे आपका एक कोई इंसिडेंट बताइए जहां आपने पब्लिक स्पीकिंग को यूज़ किया हो किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए, स्कूल के अलावा, मतलब टीचिंग के अलावा।
मतलब पेरेंट्स के यूज़ के अलावा कहीं आपने यूज़ किया और प्राइवेट उसमें या कहीं और पे प्रोफेशनल या मैंने कॉलेजेस में या स्कूल्स में किया है, इसके इसके अलावा अलावा कहीं? ओके, सो कोई एक आप मुझे इंसिडेंट बताइए जहाँ काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा हो, आपका काफ़ी योगदान रहा हो जिसमें। एक बार ये स्कूल की बता दूं? हाँ ठीक है, मुझे बताइए। स्कूल में मतलब एक बच्ची है जो कि 8th क्लास के बाद में उसकी शादी करने वाले थे। हालांकि वो अभी छोटी थी तो मतलब बाल विवाह हो रहा था, लेकिन उसके लिए कहा था कि हम अभी केवल पक्की कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे। तब मैंने उन्हें समझाया कि आप एक बार रुक जाओ, क्योंकि अब एक इनको 9th क्लास में एनरोल तो करवा दो। तो उस हिसाब से, और फिर उनकी ये प्रॉब्लम थी कि स्कूल दूर था और जाने लाने चले जाने के लिए भी प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने उन्हें समझाया तो उन्होंने फिर कहा ठीक है हम इधर उधर से देखते हैं। और तब मतलब काफ़ी उनकी काउंसलिंग मैंने 2-3 बार की थी और उसके बाद में उन्होंने अपनी बच्ची को 9th क्लास में एनरोल करवा दिया था। कहाँ की बात है ये? यही मतलब जहाँ मैं अभी ज्वाइन हूँ, जो पढ़ा नहीं फुलेरा है मेरी पोस्ट। ठीक है, तो आप आरटी के बारे में सुना होगा आपने, राइट टू एजुकेशन। जी, कुछ बताइए इसके बारे में, एक्ट के बारे में। ये 2009 में आया था, 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे इंडिया में लागू हो गया था। राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। और इसके अलावा इसमें 25% जो है वो प्राइवेट स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए आरक्षित है। और टीचर्स के लिए और पढ़ाने के लिए इसमें घंटे निर्धारित किए हुए हैं। बच्चों के लिए मारपीट वगैरह इसमें प्रतिबंधित हैं, इसके लिए धाराएं वगैरह लगी हुई है, उन धाराओं से। तो क्योंकि आप टीचिंग फील्ड से भी हैं और आरटी के बारे में भी आप नॉलेज रखते हैं, तो मुझे बताइए क्या कुछ ऐसे इसमें सुधार की ज़रूरत है आरटी में, या फिर मतलब अच्छा है, एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है? कुछ चेंजेस की आपके लेवल पे, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो उससे बताइए भूमिका से। मैम एक तो इसमें कुछ जो एक्ट वगैरह हैं जो इसके अंदर वो सब परफेक्ट हैं मुझे लगता है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया है। जैसे कि उसमें एक धारा है कि जनाधार और चुनाव इनके अलावा टीचर्स को कहीं नहीं लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि इनके अलावा भी टीचर्स केवल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जानी चाहिए, ये वाली जो धारा है। ओके, तो क्या हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में अपने ये अच्छे से लागू किया जाता है बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो? प्राइवेट स्कूलों में तो होता है ऐसा। क्या वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होता है? आरटीई, हाँ आरटीई कम्प्लीटली लागू नहीं होता, क्योंकि वही है सेम कि 25% में, जैसे कि उसमें मूवी में भी दिखाया था इंग्लिश मीडियम, जो कि मतलब थोड़ा बहुत उसमें है, ये सच्चाई है कि 25% कम्प्लीटली नहीं होता है, थोड़ा बहुत वो पैसे लेते हैं, निःशुल्क नहीं करवाते। क्योंकि आपने मूवी का भी जिक्र किया और आपका इंटरेस्ट भी है ना आपका, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, तो मुझे बताइए और कोई मूवी है हाल फिलहाल में बनी हो जो इससे रिलेटेड हो? आपने हिचकी मूवी के बारे में सुना है, देखी है आपने? दीपिका पादुकोण की? नहीं, आप देखेंगे उसको एक बार ना। ठीक है, ठीक है। अभी बजट आया था है ना, इंडियन गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट। मुझे कुछ 5 हाइलाइट्स बताइए दोनों के बजट के रिगार्डिंग। राजस्थान बजट की तो मुझे याद है, इंडियन बजट की मुझे नहीं याद। जो आपको याद है आप से शुरू करिए। राजस्थान बजट में एक तो बताया गया था कि अभी महिलाओं के लिए 50% निःशुल्क कर दिया गया है, 50% बस का, रोडवेज का जो किराया है। इसके अलावा एक इंडियन बजट का कुछ उसका मैंने पढ़ा भी याद है। ओके, आप ये देखेंगे। ओके, मुझे बताइए फिस्कल डेफिसिट आपने सुना होगा, राजकोषीय घाटा है ना, कुछ बताइए इसके बारे में मेरे को। राजकोषीय घाटा जिसमें आय जितनी
आइडिया है अभी कितना है अपने राजस्थान गवर्नमेंट का इस पर डेफिसिट? सर यस मैम, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए। राजस्थान भारत के पश्चिम में है और इसके अलावा राजस्थान की चार मुख्यतः अगर हम बांटे तो राजस्थान को चार मेन भौगोलिक उसमें बांटा जा सकता है, जिसमें एक तरफ बिल्कुल रेगिस्तान है, एक अरावली है और एक मैदानी प्रदेश है और दक्षिण पूर्व में हाड़ौती पठार है। अच्छा, हाड़ौती का पठार जो है, इसे हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? कैसे बना था ये? तो ये विंध्याचल जो है उसका थोड़ा पार्ट है। अच्छा, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? जयपुर। अच्छा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अन्य कौन कौन से जिलों से सीमाएं लगती हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट की? जयपुर की एक तो अलवर, अजमेर, नागौर, दौसा, टोंक। अच्छा, राजस्थान में टोटल कितने संभाग और कितने जिले हैं? अभी राजस्थान में 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। अच्छा, जयपुर जो है वो कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग। अच्छा, और अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? जयपुर में ही है। जयपुर में थोड़ा आउटर में पड़ता है, फुलेरा। अच्छा, फुलेरा यदि मैं घूमने जाता हूँ तो वहाँ घूमने लायक कोई जगह है फुलेरा में? मेन फुलेरा में नहीं है, लेकिन फुलेरा से थोड़ा 7-8 किलोमीटर लगभग है। एक तो सांभर झील है, उस सांभर झील के लिए पास में शाकंभरी माता का मंदिर है और सांभर झील के लिए तो कहते हैं कि वहाँ पर साइबेरियन पक्षी वगैरह आते हैं। तो अच्छा, 2-3 पक्षियों के नाम बताइए मुझे जो यहाँ आए हैं। फ्लेमिंगो, एक साइबेरियन सारस। अच्छा, राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राज्य पशु ऊंट। ऊंट है। अच्छा। चिंका। अच्छा, राज्य पक्षी? गोड़ा। ओके। अच्छा, जयपुर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए मुझे, किसने बसाया था और कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी है यहाँ के राजाओं ने, उसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो जयपुर मीणाओं छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, जिसमें जैसे कि मीणाओं का शासन ज़्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे कछवाहा वगैरह आए और उन्होंने यहाँ आमेर जो है उसे अपना मेन किला बनाया था कछवाहों ने, जिसमें भारमल के लिए कहा जाता है कि वो सबसे पहले थे जिन्होंने वहाँ पर, सॉरी भारमल नहीं थे, मैं उनका नाम दुल्हे राय, सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है उनका नाम। तो उन्होंने आमेर के मतलब आमेर को मेन अपनी सिटी राजधानी बनाई थी। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद अकबर जब थे, अकबर के टाइम यहाँ पर भारमल और उनके अलावा मानसिंह जो थे वो आए और मानसिंह के टाइम पर जयपुर काफ़ी ज़्यादा आमेर की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और आमेर का किले में जो आसपास की थी वहाँ थोड़ी समृद्धि आई थी। उसके बाद धीरे धीरे सवाई जयसिंह जो आए, सवाई जयसिंह ने फिर उसके बाद में पूरा जयपुर 1787 में विद्याधर भट्टाचार्य के उस निर्देशन में उन्होंने जयपुर की स्थापना करवाई थी। जयपुर की जो गलियां हैं वो बनवाया था और फिर उसके बाद जब हरिभाऊ उपाध्याय अंग्रेजों के टाइम धीरे धीरे बाहर वाली सिटी डेवलप हुई और उसके बाद जो हरिभाऊ उपाध्याय आए थे और इसके अलावा उनके निर्देशन में फिर जयपुर को राजधानी बनाया गया और फिर उसके बाद जो बाहर जो हम आज देख रहे हैं। अच्छा, जयपुर के एंट्रेंस के लिए मेन गेट जो बनवाए गए थे वो कितने बनवाए गए थे पहले? अच्छा, 1-2 का पता है आपको कहाँ कहाँ बना हुआ? अच्छा, अजमेरी गेट। अच्छा, आमेर फोर्ट जो है ये किसने बनवाया था? आमेर का किला सर ये पहले से बना हुआ था, उसके बाद में इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। कछवाहों नहीं करवाया था, मुझे एक। अच्छा, राजस्थान से ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अकबर के साथ संधि नहीं की? राजा भारमल। राजा भारमल जी सर, मतलब मानसिंह के दादाजी थे सर, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं। अच्छा, महाराणा प्रताप के बारे में सुना है आपने? अच्छा, उनके बारे में बताइए।
महाराणा प्रताप जो कि उनके पिताजी का नाम था उदय सिंह और मेवाड़ उनकी मेवाड़ रियासत के वो राजा थे। तब उस टाइम पर उदय सिंह जब उनके पिताजी उदय सिंह जब थे उन्होंने वहाँ उदयपुर बसाया था, उस टाइम पर अकबर ने आक्रमण करके महाराणा उदय सिंह को भगा दिया था। इस वजह से महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था वो ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि कहाँ हुआ था। और फिर धीरे धीरे अब जब महाराणा प्रताप जब हुए तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने फ्री रहना स्वीकार किया। और उसके बाद भामाशाह और उनके साथ में उन्होंने दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध ऐसे करके और अकबर से उन्होंने नहीं किया। और फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने चावल को अपनी राजधानी। हल्दी घाटी का युद्ध कौन से सन में हुआ था? अच्छा, राणा सांगा के बारे में बताइए। राणा सांगा वो भी मेवाड़ रियासत के थे। उन्होंने सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े थे और उनके काफी सारे अंग जो थे वो क्षत थे। उसके बाद उन्होंने बाबर के खिलाफ जो 2 युद्ध लड़े थे, खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध, जिसमें बयाना का युद्ध तो वो जीत गए थे, लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ वो लड़ते हुए हार गए थे और फिर धीरे धीरे उनकी दौसा के पास में उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, कोई 5 नेशनल और 5 इंटरनेशनल न्यूज़ बताइए मुझे। सर इंटरनेशनल में तो एक तो यूके में ऋषि सुनक और यूसुफ हमजा के बीच में अभी लड़ाई चल रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो अभी पूरी तरीके से शांति हुआ है, पर उसे अभी मीडिया में दबा दिया गया है। और नेशनल में अभी एक 21 साल की जो लड़कियों की उम्र 21 साल करने की जो थी वो अभी रुक गई है, क्योंकि उन्होंने देने के जो समितियों को दे दिया गया है वो। और 6 से लेकर 12th क्लास तक के लिए पहले वोकेशनल कोर्स जो होता था वो 8 से 12th क्लास के लिए था, अब इसे 6 से 12th कर दिया जा रहा है। और OPS जो है वो लागू किया जा रहा है, वो उसके लिए मतलब अभी अभियान चलाया जा रहा है जिनमें अभी चुनाव होंगे। अच्छा, बीइंग अ टीचर आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं इनमें ज़्यादातर जो अध्यापिकाएं जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अपन राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत में देखें तो बहुत बार ऐसे न्यूज़ में आता है कि वहाँ अध्यापक ही नहीं है, बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं या खेलते रहते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है ये पुरानी बातें हो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि टीचर्स स्कूल में नहीं रहते। टाइम से आना और टाइम से जाना, ये तो इवन केवीज के लिए भी, नेशनल लेवल पे केवीज के लिए भी और राजस्थान के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी टाइमिंग वगैरह में सुधार आया है। और अगर हम कहें कि स्कूल में रहते नहीं हैं तो वो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि उनकी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं जगह जगह पे या फिर चुनावों में भी, तो इस वजह से उनके स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और ड्यूटी पे वो रहते हैं। अच्छा, टीचर्स के जो काम होते हैं वो बेसिकली पढ़ाने के होते हैं जी। तो फिर इनकी इलेक्शन में ड्यूटी क्यों लगाते हैं? सर क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो वो टीचर्स ही हैं, जिनको एक तो उसमें अपने लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या जो भी है उनको पता होता है, आसपास के बच्चों के हिसाब से पता होता है, तो इस फैमिली के प्रति वो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उनका, इस वजह से शायद। अच्छा, निर्वाचन आयोग के बारे में बताइए। निर्वाचन आयोग एक तो केंद्र स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर है। केंद्रीय और दोनों संवैधानिक संस्था हैं। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती जो राज संस्थाएं हैं उनके चुनाव करवाता है। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, न्यूज़ में भी था कि गवर्नमेंट टीचर जो हैं उनके खुद के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे के कारण क्या है?
सर वही सेम ऐसा है कि थोड़े बहुत होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन केवीज में पढ़ाते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी बहुत कमियां तो हैं ही, जिसकी वजह से सब अपने बच्चों के लिए अच्छी प्रॉपर एजुकेशन चाहते हैं। अच्छा, सपोज आप आरएस बन गए तो अपने क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं उनमें कैसे सुधार ला पाएंगे? सर सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर ध्यान दूंगी। दूसरा, टीचर्स के लिए यदि कोई एक एक्स्ट्रा पद हो सकता है तो वो मैं तो क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसी पोस्ट के लिए मैं करूंगी जिसमें ताकि जो भी ऐसे एक्स्ट्रा काम है, तो जैसे कि इवन मिडिल स्कूल जो होते हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा काम वगैरह के लिए उनको लगाया जाए, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको मेन दिया जाए, बाकी एक्स्ट्रा टाइम में वो दूसरे काम करें। अच्छा, आपका जिस स्कूल में ड्यूटी है वहाँ मिड डे मील प्रोग्राम से आप खाना देते हैं बच्चों को, क्या क्या देते हैं? मिड डे मील में 2 दिन तो रोटी और सब्जी एक दिन रोटी सब्जी बनती है, 2 दिन रोटी दाल और 2 दिन चावल और दाल, और 1 दिन खिचड़ी। अच्छा, राजस्थान गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू कर दिया, तो ये आपकी नज़र में सही स्टेप है या फिर सही नहीं है? सर अगर एक कर्मचारी होने के नाते मुझे ये सही स्टेप लगती है, लेकिन अगर एक नागरिक, भारतीय नागरिक या राजस्थान के लिए भी निवासी होने के नाते अर्थव्यवस्था के लिए मुझे ये थोड़ी सी एक नेगेटिव लगती है। यदि एनपीएस में ही थोड़े अच्छे बदलाव करके इसको कर दिया जाता तो ये अच्छा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कोई 5 स्कीम बताइए मुझे, और राजस्थान सरकार की कोई 5 स्कीम्स बताइए मुझे। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिड डे मील स्कीम, और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो बन गया है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इंदिरा मातृत्व पोषण अभियान, और इंदिरा महिला शक्ति निधि, उड़ान योजना, ये भी उनकी है। अच्छा, उड़ान जो स्कीम है उसमें महिलाओं को 1 महीने में कितने सैनिटरी पैड्स मिलते हैं? सर जो पैकेट है वो तो एक मिलता है, उसके अंदर 8 होते हैं। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है एज अ टीचर? क्या होता है? चैट जीपीटी जिसमें अपने आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पोर्टल है शायद ये, उस पे कोई क्वेश्चन डाला जाता है तो एआई अपने हिसाब से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से पूरी प्रोसेस करके और आंसर देता है। आपने कभी यूज किया है उसको? अच्छा, ठीक है। कहा ये जा रहा है कि चैट जीपीटी जब पूरी तरह यूज हो जाएगा तो जो एजुकेशन वर्ल्ड है, जो टीचिंग जो प्रोफेशन है, उसमें लाखों नौकरियां चली जाएंगी। ये एक नज़रिया है। दूसरा नज़रिया ये है कि जितने भी टीचर्स की जो कम्युनिटी है स्पेशली, उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, उनको अंग्रेज़ी माध्यम में लिखना और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो उनको राइटअप्स लिखने होते हैं, कोई नोट बनाना होता है, वो आप उसमें डालिए और वो आपके सामने आ जाएगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके अंदर? आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? सर सेम की शुरुआत में तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, और जॉब जाने वाली जो है वो मुझे लगता है काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद है, क्योंकि चैट जीपीटी जैसी चीज़ है जो कि हमारे ग्रामीण इलाकों में तो किसी को समझ भी नहीं आएगा। और दूसरी बात कि ऑनलाइन जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी इतने अच्छे से हर एक के लिए नहीं है, तो फिर टीचिंग वाली जो है, हाँ लाखों जॉब्स वगैरह हो सकता है कि चली भी जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका फायदा ही ज़्यादा है। अब इसमें हाँ एग्जैक्टली, अब आप ये बताइए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? जो अभी आपने जो भी बात बोली है, इसमें टीचर के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है इस चीज़ को लेकर? सर पहली चीज़ कि नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं हर एक फील्ड की, और जैसे कि एक सब्जेक्ट है तो काफ़ी जगह से कनेक्टेड रहता है, तो उसके लिए हर जगह से कनेक्ट करके वो पूरी नॉलेज उस टॉपिक पे दे देगा।
तो इस वजह से एक तो बच्चों को केवल एक उस सब्जेक्ट के लिए बजाय उस टॉपिक की पूरी नॉलेज हो जाएगी, और बच्चों को देने के लिए जो तरह तरह की बच्चों की समझने के लिए जो तरह तरह की होती है, जिसमें श्रव्य दृश्य माध्यम कहते हैं हम, तो वो दोनों तरह के माध्यम हो सकते हैं, उनके लिए एक्टिविटीज वगैरह बढ़ जाएंगी। एक टीचर का नैतिक कर्तव्य क्या है? सर मुझे लगता है कि उनके बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्वभाव वो अच्छा बना रहे, अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक बने और उनको इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो चैट जीपीटी जैसी जो इतना मिथ्या है, इतना जो चल रहा है कि नहीं टीचर्स इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ये बेकार है, कोई कहता है अच्छा है, तो आपको नहीं लगता कि टीचर का काम ही तो है सिखाना, पहले वो खुद सीखे और फिर आगे सिखाए, ये एक टीचर का रोल होता है। तो इस तरीके से भी तो हम एक जो पॉजिटिव संदेश है वो फैला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हटाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे इसके अंदर एक टीचर को, जो जिस प्रोफेशन में आप अभी हैं। चलिए एक चीज़ और बताइए, एक दो शब्द होते हैं एजुकेटेड और लिटरेट, इसमें क्या फर्क है? सर लिटरेट जिसको केवल मतलब साक्षर, लिटरेट हिंदी में साक्षर जिन्हें लिखने का और वो ज्ञान है। एजुकेशन तो फिर उसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से जितनी बढ़ती जाती है उतने एजुकेटेड होते जाते हैं। आप एजुकेटेड हैं या लिटरेट? तो लिटरेचर सर शायद विद्वान को भी कहते हैं, मुझे लगता है। थोड़ा और दो बातें बताइए, आप अपने लिए सोचिए कि आप लिटरेट हैं या आप एजुकेटेड? सो मुझे लगता है मैं एजुकेटेड हूँ, तो आपको, लेकिन पर्टिकुलर उसमें आप एजुकेटेड हैं, आपको क्यों लगता है कि आप लिटरेट नहीं हैं, आप एजुकेटेड हैं? हमारे हिसाब से लिटरेट जी, पढ़ी लिखी हैं साक्षर जैसे थे। जी सर। तो फिर साक्षर तो मैं हुई, लिटरेट तो मैं हुई, लेकिन डिग्री के हिसाब से मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। अच्छा, चलिए मैं आपकी थोड़ी सी इसमें हेल्प करता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे टीचिंग प्रोफेशन में हैं या आप एसडीएम लेवल पे भी जा रहे हैं, वहाँ के लिए भी ज़रूरी होता है। लिटरेट हर इंसान है आज की तारीख में, जो पढ़ लिया वो लिटरेट है। एजुकेटेड वो होता है जो उसने पढ़ा, उसको अपनी लाइफ में अपनाना, और उस काम को अपनाने के बाद में उसको देख के जो लोग सीख रहे हैं वो एजुकेटेड होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम एक बहुत साफ सुथरी रोड पे चल रहे होते हैं और हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो हो सकता है कोई प्रोफेशनल बंदा हो अंदर, कोई भी इंसान हो सकता है जो पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो एजुकेटेड नहीं कहा जा सकता, बिकॉज उसने अपनी पढ़ाई वेस्ट कर दी। एजुकेटेड पर्सन वो है जिसने गंदगी नहीं करनी है, सुना, समझा और माना और फॉलो करना शुरू कर दिया, और इसी तरीके से उसने लोगों को भी समझाया, उसको लोगों ने माना। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, एजुकेटेड। तो ये एक अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, मुझे बताइए कि दो शब्द होते हैं, गुड और बैड, ठीक है, अच्छा या बुरा, इसके बीच की भी कोई कहानी है क्या, जर्नी होती है क्या? सर मुझे लगता है कि कोई भी हो, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो परसेंटेज के ऊपर है। तो परसेंटेज के ऊपर है, कैसे? जैसे कैसे परसेंटेज कैसे होगा उसके अंदर? अगर कोई ज्यादा आप एसडीएम है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ जो आपका विजन है उसको मैच करते हुए, ओके? आप एसडीएम हैं और आपके गांव में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है? अब गांव में पानी नहीं आ रहा है, किसान कह रहा है पानी नहीं आ रहा, आपने पूरी कोशिश करी पानी लाने की, नहीं, लेकिन ला नहीं पाए। अब आपके सानिध्य के अंदर, आपकी लीडरशिप स्किल्स के अंदर आप पास हुए या फेल हुए, आप उसको कैसे समझाएंगे? मान लीजिए मैं वो किसान हूँ, पानी मुझे नहीं मिला और आप एसडीएम हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब बताएं। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं किसान हूँ, मुझे खेत में पानी नहीं मिल रहा है, आप एसडीएम में उस एरिया के, आपने कोशिश करी लेकिन पानी नहीं आया है, ठीक है? अब ये आपके लिए गुड है या बैड है, या मेरे लिए गुड है या बैड है, क्या है? आप इसको नाम क्या देंगे?
आप सक्सेस हुए या नहीं हुए, आप बताएं, अपनी नजरिए से बताएं। सर मैं कहूँगी कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई मुझे। क्यों? आपने कोशिश तो करी, लेकिन आपने पूरी कोशिश करी है, पाइपलाइन तक आ गई है, लेकिन बस पानी नहीं आया। लेकिन कोई ना कोई लूप होल तो रहा है जिसकी वजह से वो पानी किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। उससे तो आपका परफॉर्मेंस क्वेश्चन में आ गया ना। बिल्कुल। आपने खुद ने आपने कोशिश करी, वो आप नहीं देख रहे, आपने कहा पानी नहीं आया, तो आपने बता दिया कि मैं नहीं कर पाई। सर मुझे लगता है आपने कहा आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, अभी आपने हम लोगों को बताया कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को। आपके लिए आपकी ये पोजीशन में आप सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, इसका आंसर दीजिए। सर अगर मैं मेरे लिए देखूंगी कि हाँ मैं मानूंगी कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, और बाई चांस जैसे अगर कुछ भी वो गुस्सा हो जाते हैं किसान, तो मैं उनसे बात करूंगी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से पानी नहीं आया है, और मैं मेरी जो भी सिस्टम है उसमें देखूंगी कि क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से पानी नहीं आया, और मैं ट्राई करूंगी कि वो पूरी हो, और मुझे लगता है तभी सक्सेसफुल हो पाऊंगी और तभी गुड रहेगा। वरना तो जब तक पूरा आउटकम नहीं मिलता है तब तक जो भी प्रोसेस है वो तो बेकार है। आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपके प्रोफेशन में भी? सर एक साल में 15 CL मिलती हैं, 15 PL मिलती हैं और 10 मिनट। तो छुट्टी पे होते हैं, कहीं फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, फोन पिक करते हैं आप ऑफिस से काम के लिए? जी सर, फोन तो कोई प्रॉब्लम होती है तो रिजॉल्व हो जाती है? ठीक है, आप इसी बात को अपन आगे लेते हैं। आप जिस पोजीशन पे, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें अर्जेंसी होती है, अक्सर अर्जेंसी होती है चीज़ की, ठीक है? कोई VIP विजिट हो रही है, कोई पॉलिटिशियन विजिट हो रहा है, कुछ भी इस तरीके का होता है, आप छुट्टी पे, आपके पास से फ़ोन आया और आप फैमिली के साथ में हैं, क्या करेंगे आप? क्या अरेंजमेंट्स करके ऑफिस से आपको लगता है आपको जाना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ ऑफिस में। नहीं, आप नहीं है अवेलेबल। और अगर मैं एक तो आसपास हूँ या उस जगह के डिस्ट्रिक्ट एरिया में हूँ या आप फिर बाहर हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, अब आप बताइए। सर तो फिर मैं सबसे पहले तो वहाँ जो जहाँ पहले से जो भी हैं मेरे कलीग्स वगैरह हैं उनसे ट्राई करूँगी कि अगर आप हैंडल कर सकते हैं जिस भी तरीके से, वो करने की ट्राई कीजिए। इसके अलावा जो भी मेरे सीनियर्स हैं उनसे बात करूँगी, उनको प्रॉपर सिचुएशन समझाऊंगी कि किस वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ, और वही सेम कलीग्स की सहायता से ही मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे हो गया है मोबाइल पे काम, तो जैसे ही आपने कुछ देर पहले कहा था कि अभी गांव में प्रॉपर इंटरनेट नहीं है जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले यही चीज़ कही थी, अभी जैसे आपका स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं अब इंटरनेट कनेक्टिविटी हो रही है, तो दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है सामने, राइट? तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपने आंसर दीजिए आप अपना। सर क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ तक है जहाँ तक लोगों की, जैसे कि मोबाइल, ग्रामीण इलाकों में मोबाइल है उन लोगों के पास, लेकिन जागरूकता नहीं है। ओके। और फिर पूरे टाइम जैसे कि विद्युत वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर नेटवर्क कहें तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कभी आता है और मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरा यूज़ कर सके, लेकिन ऑफिस के लिए तो वो अच्छे से प्रॉपर सिस्टम होता है, तो वो एक आम जनता के लिए नहीं है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है कि टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में आपका क्या कहना है? सो ये टीचर्स ट्रेनिंग जो होती है, क्या चीज पे आपको लगता है कि सुधार हो सके और इम्पैक्ट आ सके ट्रेनिंग के अंदर? सर सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग होती है उसके अंदर। वो हटा दीजिए, सब्जेक्ट के अलावा बताइए। सर मुझे लगता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है ट्रेनिंग, और इवन उसमें बच्चों को क्रिएटिविटी वगैरह के लिए जो आप बता सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से होती है। सुधार इसमें ये ला सकते हैं कि एक आवासीय ट्रेनिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा, और आवासीय ट्रेनिंग जिसमें उनको तरह तरह की स्किल सिखाई जाए टीचर्स के लिए, और अगर टीचर्स का माइंड जितना ज़्यादा डेवलप होगा और खुलेगा उस हिसाब से वो बच्चों को भी कर पाएंगे, क्योंकि टीचर्स जनरली स्कूल और इन सब में ही रह पाते हैं,
लेकिन उनकी अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें उनको ज़्यादा इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट में इस तरह की स्कीम्स हैं जहाँ पे सब्जेक्ट टीचिंग के अलावा न्यू क्रिएटिविटी इनोवेशंस पे बात हो रही है, स्टार्टअप्स में क्या चल रहा है, बच्चों को गाइडेंस दी जाए उस चीज़ की, आगे परकोलेट इन्फॉर्मेशन को आगे दिया जाए, ये चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है ये चीज़ वगैरह। सर अभी मुझको देखा नहीं है। अच्छा, ओके, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप जो एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ में कोई अपना होता है उद्यम। अच्छा, अभी केंद्र सरकार ने उस पे कुछ बजट सैंक्शन किया है, आपको आइडिया है? अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बताएं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो शब्द होते हैं, हमने सुने हैं, दोनों शब्दों का मतलब पता है आपको? सर थोड़ा हिंदी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। और अथॉरिटी मीन्स किसी काम को करने का हक देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी और अथॉरिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग की ताकत देना। आपका कोई जूनियर है, क्योंकि आप पोजीशन होल्डर हैं, आप एसडीएम हैं और आपके जूनियर्स भी हैं, आप दोनों शब्दों में से क्या शब्द की ताकत या राइट्स आप उस पर्सन को देंगे काम कराने के लिए? दोनों देंगे तो क्यों देंगे? एक देंगे तो क्यों देंगे? और जो नहीं देंगे वो क्यों नहीं देंगे? मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन? नहीं समझ। ठीक है सर, मैं उसको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी, लेकिन अथॉरिटी में क्योंकि अथॉरिटी काफी लेवल पे आती है, तो मैं उसमें से जितनी पूरी की पूरी अथॉरिटी नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ी जिसमें कहते हैं कि मतलब थोड़ी अथॉरिटी में ट्रांसफर करना चाहूंगी, पूरी अथॉरिटी में मेन जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में। आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे देंगे और अथॉरिटी थोड़ी सी देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लगता है कि मेरी रहेगी। अभी आपने कहा उसकी देंगे। सॉरी सर, फिर से 1 मिनट ले लीजिए और फिर आंसर दीजिए। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लगता है कि मेरी ही रहेगी, क्योंकि उसकी है काम जिम्मेदारी जो है वो हमेशा सीनियर की रहनी चाहिए अपने जूनियर के लिए, लेकिन काम वगैरह करवाने के लिए है जो वो करेगा, लेकिन मैं अथॉरिटी थोड़ी बहुत दूंगी। अच्छा, तो इस केस में आपका जो जूनियर है वो ये भी तो सोच सकता है कि मेरा क्या चाह रहा है, मैडम जी हैं, जिम्मेदारी तो उनकी, वो जवाब दें। तो क्या आपको लगता है ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, कि वो उसको उसी थ्रॉटल पे, उसी फास्ट पेस होकर वो काम करेगा, उसी ताकत से काम करेगा? आपको लगता है ऐसा करेगा? नहीं सर, अभी आपने हाँ किया, हाँ मतलब दोनों शेयर करनी, दोनों शेयर करना होगा। अच्छा, तो मान लीजिए मैं आपका वो जूनियर हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आप तो मुझे बोलेंगे आपने दोनों शेयर कर दी, अथॉरिटी भी मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अब आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। सर शेयर करूंगी मैं परसेंट, मतलब उसके हिसाब से कि अगर उनकी जो भी उन्होंने किया उसकी उनके लिए वो जिम्मेदार होंगे मेरे लिए, लेकिन अगर जब मेरे सीनियर्स के लिए वो मैं जिम्मेदार होंगी, उसके लिए मैं उनके ठीक है, जवाबदेही आपकी है। हाँ। ठीक है, काम फेल हो गया तो जवाबदेही आपकी है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो सक्सेस नहीं है, राइट, सक्सेस हुआ तो उनका नाम आएगा, जूनियर का। अच्छा, टीम एज अ टीम काम करना। क्या ऐसा सच में होता है? सर कभी कभी होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मुझे ऐसे कभी मैंने देखा नहीं है। वैसे हाँ, मेरे स्कूल में ऐसा है कि हाँ, कि अगर कभी हम फेल हो जाते हैं तो हमारे जो सीनियर हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। समाज सेवा से क्या समझते हैं? सर समाज के लिए आप कितना कर पा रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के। 3 एरिया बताइए, आप एसडीएम रैंक छोड़ दीजिए, जॉब छोड़ दीजिए, 3 काम बताइए जिसमें आप अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं। सर एक तो बाल विवाह, सर एक जो वृद्ध माँ बाप हैं उनके लिए क्या करना जो चाहते हैं एनजीओ उनके लिए? वगैरह है, अच्छा, अच्छा, मतलब वृद्धाश्रम है उनकी ठीक। थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। और एक भिखारियों के लिए, ताकि वो केवल भीख वगैरह नहीं मांगे, थोड़ा अलग उनको स्किल्स वगैरह डेवलप की जाए, ताकि वो ऐसे योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट वगैरह करने के लिए भी एनजीओ वगैरह चलते हैं जो। ठीक है, अभी
अभी एजुकेटेड और लिटरेट पे थोड़ा डिस्कशन हुआ सर के साथ में। मुझे बताइए हमारे नेशनल लेवल पे और राजस्थान लेवल पे और अपने ज़िला जयपुर के लेवल पे अपनी साक्षरता दर कितनी है? भारत के तो मुझे एग्जैक्टली प्रॉपर नंबर नहीं याद, लगभग किसी का याद भी ज़िले का जयपुर का याद है आपको? नहीं, जयपुर का नहीं, राजस्थान का याद है 72 पॉइंट। अच्छा, और उसमें विमेन का कितना है, फीमेल लिटरेसी कितना है? 62। अच्छा, ओके। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, कौन से ज़िले की है अपने राजस्थान में? कोटा। ओके, मुझे बताइए क्या ऐसे कारण है कि कोटा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? एक तो क्योंकि वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ज़्यादा खुल गए हैं, और दूसरा वहाँ की जो शहरी जनसंख्या है वो ज़्यादा है, ग्रामीण प्रतिशत कम है, इस वजह से वहाँ पे शहरी जनसंख्या ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ रही है। अच्छा, शहर अर्बन एरिया डिक्लेयर होता है, शहर जो डिक्लेयर होता है उसके लिए क्या मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स क्या? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर शायद तक वहाँ पर कितने ठीक है। चाइल्ड मैरिज का आप काफ़ी आपका इंटरेस्ट है कि उसकी आपको अगेंस्ट काम करना है। मुझे बताइए आपका मैरिज नहीं हुआ अभी, ओके, आप क्या सोच रहे हैं, कब तक मैरिज का सोच रहे हैं आप? लगभग 2-2.5 साल। ओके, काम का एक्सपीरियंस के बाद आप सोच रहे हैं, ओके। मुझे फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ बताइए। मेरे लिए या फिर नहीं, ऐसी फैमिली प्लानिंग में जनरली 2 बच्चे या फिर 1 बच्चा इतना काफ़ी सही रहता है, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, 2 या 1 सही रहता है। ओके, आप साइंस के टीचर हैं तो मुझे बताइए क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो न्यू डेवलप की जा रही हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, असिस्ट करने के लिए उनको? एक तो IVF है, कुछ बताइए इसके बारे में। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो एग है और जो स्पर्म है उसको बाहर टेस्ट ट्यूब बाहर उनको थोड़ा डेवलप करवाया जाता है ताकि युग्मनज बन पाए और जायगोट बन पाए, और फिर उसके बाद में उसको मदर के थोड़ा 1-2 महीने जब वो डेवलप हो जाता है उसके बाद मदर में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितना टाइम का गैप होता है, 1-2 महीने का नहीं, कितने टाइम का गैप होता है जब ट्रांसफर किया जाता है? एग्जैक्टली। ठीक है, और बताइए, और आप IVF के अलावा और बताइए। IVF के अलावा सैरोगेट मदर, मतलब केवल बच्चे के लिए तो अगर है तो सैरोगेट मदर जो होती है वो है मेन, अगर केवल उन दोनों के लिए है मदर फादर के लिए, मुझे IVF के अलावा नहीं। सरोगेसी के कितने प्रकार होते हैं? नहीं ध्यान है आपको? अच्छा, सरोगेसी से रिलेटेड भी मूवीज आ चुकी हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ अभी हाल फिलहाल में बताइए। मिमी नाम से। ओके, क्या था इसमें? इसमें एक मदर थी जो कीर्ति सेनन ने निभाया है रोल, और उन्होंने मतलब किस तरह से एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उसके सर्विसी के लिए पैसे के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद जो बाहर फॉरेन से आए थे उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा फिर उन्होंने ही बड़ा किया और इस वजह से अपने करियर को भी दाव पे लगाया, और फिर वो बाद में आ गए थे लेने। तो मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन होने से पहले की बात है। ठीक है, तो ये कमर्शियल सरोगेसी का पार्ट है, वो प्रकार हो गया, मैं आपसे जो पूछ रही थी। ठीक है, मुझे बताइए और क्या क्या जो है इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं सारे, एक औरत के नज़रिए से देखा जाए, बच्चे के नज़रिए से देखा जाए, सरकार के नज़रिए से देखा जाए, या फिर जो पेरेंट्स आ रहे हैं ये सरोगेसी के लिए हेल्प लेने के लिए, इन सब के नज़रिए से देखा जाए तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो अभी सरोगेसी के उसमें हमको देखने को मिलते हैं? हालांकि अभी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए हैं, लेकिन अगर चैलेंजेस देखें तो मुझे लगता है कि पहली बात तो जैसे कि वही से कि मदर जो है उनको रखते नहीं, मतलब मदर जो है अगर कभी कोई अगर छुप के लिखा जाए, मतलब कि ऑफिशियल नहीं है, तब उसमें कोई पता नहीं होता कि बच्चे को लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये देखा जाए कि
उसके बाद जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति तो बदतर होती ही जाती है, क्योंकि फिर बच्चा जो है अगर माँ ने भी नहीं रखा उस बच्चे को, सैरेगेट मदर थी उन्होंने भी अगर नहीं रखा, तो फिर अनाथ बच्चों की संख्या तो बढ़ती जाती है। और अच्छा, आपका केमिस्ट्री जो है आपको पसंद है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से, तो मुझे बताइए अभी हाल में नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, तो मुझे पहली बात तो नोबेल प्राइजेस के बारे में कुछ बताइए। नोबेल प्राइजेस बहुत काफ़ी टाइम हो गया, उसमें एक सर थे नोबेल नाम से, उन्होंने ये शुरू किया था, और जो किसी भी फील्ड में अगर पूरी कम्युनिटी के लिए अगर वो फायदा करती है उन लोगों को ये प्राइज दिया जाता है, किसी भी फील्ड। ओके, आपको किसी भी फील्ड के उनका नाम याद है, केमिस्ट्री में या मेडिसिन में किसको मिला है, दिया गया है? मुझे अर्थशास्त्र में याद है। टॉपिक मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो याद है आपको, किस चीज़ के लिए मिला है अर्थशास्त्र में? मुझे बताइए डिस्क्वालिफिकेशन से क्या समझते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन जब कोई किसी एक एग्जाम को या फिर उसमें किसी एक जो भी आप फील्ड जा रहे हो उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। ओके, अभी कहाँ सुनने को मिल रहा है, कुछ ऐसे न्यूज़ में चल रहा है या कहीं पर कुछ सुनने को मिल रहा है? नहीं आइडिया। अच्छा, हमारे संविधान में कहीं पे ये प्रावधान है डिस्क्वालिफिकेशन का, मेंबर्स वगैरह का? अच्छा जी, कहाँ पे है? एग्जैक्ट आर्टिकल मुझे नहीं याद। ओके, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कोई भी सदस्य? पहला तो वही एक तो वो दिवालिया हो गया, हाँ मतलब जो योग्यताएं हैं उनमें से अगर एक तो है दिवालिया हो गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 उनके अंदर लिखा हुआ है, और उन्हीं में से एक है कि अगर 2 साल की जेल हो जाती है तब उस जो है विधायक या सांसद हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छा, कौन सा सेक्शन है ये अपने आरपीए का 1951 के अंदर जहाँ पे? अच्छा, आपको आइडिया नहीं, ठीक है। मुझे बताइए हमारे बजट में, राजस्थान के बजट में अभी नए संभाग और ज़िले की घोषणा की गई है ना, आपने सुना होगा। मुझे बताइए कि मुझे 3 फायदे बताइए और 3 नुकसान बताइए। ये न्यू हम डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके 3 नुकसान और 3 फायदे बताइए आपके हिसाब से। अगर फायदे देखें तो हमारे राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, और उसमें 33 जिले होने से जो जिला मुख्यालय है गांव ग्रामीण इलाके के लिए काफ़ी दूर हो जाता है, तो एक तो मेन फायदा ये होगा कि जिला मुख्यालय पास आ जाएगा। दूसरा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, और तीसरा जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। और नुकसान अगर हम कहें तो पहली तो वही उनको मिशनरी जो काफ़ी सारे लगाने पड़ेंगे, उनको लोग वगैरह ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और नुकसान खर्चा वगैरह एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध की बात हो रही थी, मुझे बताइए कौन जीता था ये युद्ध? ये निर्णायक रहा था। ओके, यहाँ कोई ऐसा, जयपुर में अपने कोई ऐसा एरिया है इस नाम से? नहीं है। ओके, मुझे बताइए आवल बावल की संधि सुना होगा आपने, क्योंकि हम मेवाड़ और इनसे की बात कर ही रहे थे, तो कुछ बताइए इसके बारे में, किसके बीच हुई थी? ये महाराणा कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी, जोधपुर के जो। अच्छा, ओके, मुझे बताइए बीकानेर की स्थापना किसने करी? राणा बीकानेर। अच्छा, और ये कौन थे? मतलब राव जोधा और बीका, ये दोनों भाई थे, मुझे इनके फादर का नाम नहीं याद, तो मतलब जोधा और बीका भाई थे, और इसमें से जो जोधा जो थे, मुझे बताइए हमारे जयपुर में यूनेस्को साइट कौन सी है? जंतर मंतर और जो परकोटा है वो। जयपुर ही एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है ना, ठीक है। मुझे बताइए राजस्थान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? 6 किले हैं,
जिसमें से एक तो जयपुर का है आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, गागरोन और जैसलमेर का सवाल। भरतपुर में कोई ऐसी जगह जो डिक्लेयर की जा चुकी है? केरला देव राष्ट्रीय उद्यान। और कुछ बताइए इस उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। केरला देव राष्ट्रीय उद्यान ओके, मुझे आप बताइए राजस्थान का फर्स्ट शक कब कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट शक समझ नहीं आई। ओके, ठीक है। अच्छा, राजस्थान की जलवायु के बारे में बताइए, क्लाइमेट। राजस्थान की जलवायु मोस्टली गर्म है, लेकिन वो डिपेंड करती है, 4 भाग हैं तो जैसा कि मैंने बताया तो उन पर डिपेंड करती है। जैसे कि जो पश्चिमी इलाका है वहाँ गर्म जलवायु है काफ़ी ज़्यादा, और उसी का ही प्रभाव जो उत्तरी भाग है उस पर भी पड़ा रहता है। लेकिन जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी और थोड़ा दक्षिण पूर्वी, वहाँ बारिश अच्छी होती है, आर्द्र जलवायु है। लेकिन अगर एवरेज कहा जाए तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। ओके सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मुझे यहाँ से भारत के ईस्ट का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक जाना है, तो मैं कौन कौन से स्टेट से होते हुए जाऊँगा? सबसे पहले तो वही राजस्थान से हम जाएंगे मध्य प्रदेश, हाँ, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद सबसे पहले हम यूपी जाएंगे, यूपी से बिहार, और बिहार से उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम और फिर अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? अगर वैसे कहें जो मेन लैंड पे है वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का, और अगर वैसे कहें तो अंडमान निकोबार का है, इंदिरावती। अच्छा, मुझे अंडमान निकोबार से इधर ले आना है, तो कौन कौन से स्टेट से होता होगा? यूपी, अंडमान निकोबार है, इसके अलावा उसके बाद फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर जो जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। अच्छा, राजस्थान फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 30 मार्च। अच्छा, 30 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये शायद सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा चरण था, पर उस दिन बृहद राजस्थान और संयुक्त राजस्थान मिले थे, जिसमें उदयपुर और 4 बड़ी रियासतें जो थी वो मिली थी। इस वजह से इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस लगभग पूरा हो गया था उनका राजस्थान का। अच्छा, रिसेंटली मैम बात कर रहे थे डिफेक्शन की, तो हाल ही में कौन से ऐसे नेता है जिनकी वो मेंबरशिप है वो नहीं रही, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? राहुल गांधी। अच्छा, ये पावर किसके पास होती है डिस्क्वालीफाई करने की? राष्ट्रपति के पास। भारत के वैसे- राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, और उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। कि कहाँ के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़? राजस्थान में झुंझुनू के। अच्छा, झुंझुनू का क्या फेमस है? झुंझुनू में सर एक तो वहाँ तांबा वगैरह है जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। अच्छा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उसकी सीमा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहती है? झुंझुनू की चुरू, सीकर, नागौर, शायद जोधपुर से, बीकानेर से रहती है। अच्छा, राहुल गांधी जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कौन से ग्राउंड के बेसिस पे किया गया? एक तो वही उनको 2 साल की जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने 2 साल की उनको सजा दे दी थी पूरी, और इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया। दूसरा ग्राउंड। अच्छा, आप कितने भाई बहन? 4। अच्छा, बड़े यहाँ पे या छोटे हैं? सर मुझसे बड़ी 2 सिस्टर्स हैं, मुझसे छोटा एक भाई। अच्छा, वो क्या करते हैं आपकी जो बहन? इंजीनियर। बहन सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो अभी यूएसए हैं और वहाँ टीचिंग करती हैं, और जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है वो नोएडा है, वो एक्चुअली डिपार्टमेंट में है, और मेरा भाई वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, वो पुणे जॉब करता है। ओके,
आप ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, इसमें आपका कौन सा सर्विस करने का मन कर रहा है? SDM। वाई नॉट RPS? पुलिस सर्विस के लिए सर मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी उस हिसाब से नहीं है, मतलब जो फिजिक है, पर्सनैलिटी नहीं, फिजिक्स जो है मेरी, फिजिक्स उस हिसाब से नहीं है। सर ओवर टू। मैं इसी क्वेश्चन पे कंटिन्यू करना चाहूँगा जो अभी आपसे पूछा गया है। पर्सनालिटी या फिजिक आपने कहा कि आपको लगता है ऐसा नहीं है, तो ये जो जॉब है ये तो जज्बे से, आपके डिसीजन मेकिंग से, आपकी पावर से, आपके थॉट प्रोसेस से, इन चीज़ों से आपकी फिजिक डेवलप होती है, थॉट प्रोसेस से मेनली। तो जिस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, हमें तो लग रहा है यू आर द बेस्ट फिट फॉर इट। सर मुझे लगता है थॉट प्रोसेस से पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, लेकिन फिजिक्स जैसे कि मतलब एक पुलिस के लिए उतना बहुत ज़्यादा एक्टिव होना क्यों? हाँ, तो एक्टिव होना या Physically। फिजिक अच्छा होना चाहिए, जी। ऐसा तो कुछ पुलिस। जरूरी नहीं है। पुलिस का काम है, आपको जो प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके अंदर आप वो किस लिए होती है, वो इसीलिए ही होती है कि आपको उस ग्राउंड के लिए तैयार किया जाए, उस बैटल में, उस लड़ाई में शामिल होने के लिए आपको तैयार किया जाए, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। जी। लेकिन आपके अंदर ही एक चीज़ ऐसी है कि आप खुद ही ऐसा सोच रहे हैं। हमने मोटिवेशन की बात करी, हमने पब्लिक स्पीकिंग की बात करी, ये सारी चीज़ें आपने बोली, बट ये जैसे मोटिवेशन है, ये अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी है जो इस वाले प्रोफेशन में RPS के लिए आपको क्वालिफाई करता है। हाँ सर, मतलब पहली प्रायोरिटी मेरी SDM ही है हमेशा से, लेकिन अगर सेकंड प्रायोरिटी में फिर RPS ही है, मतलब फिजिक के लिए। इस फिजिक मेरी इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में इसलिए RPS को नहीं रखना चाह रही, क्योंकि एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है, लेकिन अगर मैं उस हिसाब से डेवलप कर लूँगी अगर RPS मुझे मिलेगा तो। इसी में फिर से मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगले 5 कैंडिडेट्स में हमारे पास फीमेल्स हैं, विमेन पावर जो है ये शब्द बोलना, और उनका यही थॉट प्रोसेस है कि हमें SDM रैंकिंग पे ही रहना है, RPS को अवॉइड करना है। हम विमेन पावर को जस्टिफाई फिर कैसे करेंगे? सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सब ऐसा तो नहीं होगा। प्रायोरिटी सर मुझे SDM तो सबकी रहेगी ही, क्योंकि ये सबसे मेन पावर उसमें आएगी, और एक SDM बन के भी आप कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और पुलिस में अगर जाते हैं तो SI और RPS बन के भी पुलिस सर्विसेज में काफ़ी फीमेल जाती हैं, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी और फिजिक होती है, और मुझे लगता है काफ़ी लोग जाती हैं, काफ़ी वुमेन जाती हैं पुलिस आपने जो डिपार्टमेंट। आंसर दिया उससे आप कन्विंस्ड हैं? मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा था कि अगले 5 फीमेल आके हमें सेम आंसर कर देंगे, जैसे आपका कंफर्ट जोन है ऐसे ही उनका भी हो सकता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस समय पे वो डिपार्टमेंट जिसको एक लेडी इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, एक RPS की ज़रूरत है, तो वो सरकार कैसे फुलफिल करेगी? क्योंकि ये तो सेवा है। अभी हमने इंटरव्यू के शुरू में भी ये चीज़ जानी कि ये तो सेवा है, हमें तो कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। मान लीजिए कभी आपको उस रोल में आना पड़ा, तो आप कैसे हैंडल करेंगे उस प्रेशर को? सर मुझे लगता है कि अगर कोई जॉब, अगर वो प्रोफेशन मिलेगा तो वो 5 कैंडिडेट भी जरूर ज्वाइन करेंगे। उनका कंफर्ट जोन नहीं है, लेकिन ये ऐसी फील्ड है जिसमें कंफर्ट जोन से बाहर आके तो करना पड़ेगा। टीचर बनने के लिए B.Ed क्यों जरूरी होता है? B.Ed के अलावा BSTC भी जरूरी होता है, और क्यों होता है? ये टीचर तो मतलब एक अच्छा पढ़ा लिखा पर्सन होना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। फिर ये सब क्वालिफिकेशंस हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, और जिस आप फील्ड से हो उसकी, जैसे कि मैं मैथमेटिक्स से हूँ तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ फिजिक्स, ये सब पढ़ाए गए थे। तो आप ये कैसे पढ़ा सकते हो, और इसके अलावा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है ये, तो
ये सब तो मतलब पहले बच्चों की साइकोलॉजी और ये सब समझना तो इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे पढ़ाना है, इस वजह से ये बीएड की। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप सर 40 दिन की होती है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में जाके, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी स्कूल में जाके आपको 40 दिन पढ़ाना होगा। अच्छा, तो ये जो इंटर्नशिप होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो चलता है, बहुत रहता है किसी एक टीचर के लिए, क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए? सर ये 2 साल का है अगर एक प्रोग्राम, तो उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम फिक्स है, तो फिर उसके लिए 40 दिन काफ़ी है। बाकी हाँ, अगर ऐसा है कि जो जॉब वगैरह है उसमें एक्सपीरियंस को काउंट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। आपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है? सर आरएस के मेंस के सिलेबस में था बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। डॉक्टर हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा है मैनेजमेंट के अंदर? कौन थे, क्या किया था उन्होंने? सर हेनरी फ्योल ने पॉडस्कॉट नाम से एक सिद्धांत दिया था, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, चलिए आपको एक हिंट देता हूँ, उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, कितने नंबर्स थे वो, कितने प्रिंसिपल्स थे? अच्छा, ये बताइए, चलिए मैनेजमेंट से क्या समझते हैं आप, इतना सब बताइए, क्या होता है मैनेजमेंट, किस चीज़ का मैनेजमेंट होता है? मैनेजमेंट सर कि आप अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉई हैं, या फिर आप कोई कंपनी है या कोई भी चला रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूशन, उसमें आप किस तरह से प्लानिंग जो है, जो भी आपका पहले तो उद्देश्य निर्धारित करना होता है कि ये किस लिए स्थापित हुआ है, पहले कि हमें करना क्या है वो निर्धारित करना होता है। उसके बाद उसे करने के लिए एक योजना बनाई जाती है, उसके बाद उसकी क्रियान्विति की जाती है कि किस किस तरह से पहले योजना बनाई जाती है और फिर उसकी क्रियान्विति की जाती है, और उसके बाद में जो रिजल्ट वगैरह हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, ये मैनेजमेंट होता है जी, ये टोटल। अच्छा, ठीक है। आपके गांव में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, ठीक है, उसमें ब्लास्ट हो गया, ठीक है, आपके घर के अंदर आपका मान लीजिए आप बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम हो गया और वो उसमें आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपके क्लोजेस्ट जो रिलेटिव्स हैं उसके अंदर आएगा, अब आप क्या करेंगे? सो मैं डेफिनेटली जो पेट्रोल पंप है वहाँ जाऊँ। पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज होगी? आपने शुरू में कहा था कि दोनों चीज़ मैनेज हो जाएगी। सर मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम है यदि, तो प्रोग्राम कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता जितना, क्योंकि कोई मैं उल्टा कर देता हूँ, कोई डेथ केस है, फ्यूनरल, क्या बताइए? सर वो अगर मेरे मम्मी पापा हैं तो मैं जाऊंगी, वरना। अच्छा, तो इस केस में और पेट्रोल पंप वाले केस में तो आप कहाँ जाएंगे, मुझे इतना से बताइए और क्यों? सर तो भी मैं पेट्रोल पंप प्रेफर करूँगी। Are you sure? अच्छा मैम, सरकार और प्रशासन में क्या फर्क होता है? सरकार जो नेता बनाते हैं और प्रशासन जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो जाती है। लेकिन तब वो एसटीएम जो है वो भी सरकार का ही पार्ट होता है, सिविल सर्विसेज जो है। सर मुझे लगता है ये प्रशासन का भाग है। अच्छा, अभी जैसे सर डिस्कस कर रहे थे आपसे जो सर्विसेज का, तो आपने जैसे बताया कि RAS ही बनना है, RPS नहीं बनना, और आप फिट है एकदम, पूरे एकदम डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, आप बॉर्डर भी सुरक्षित कर सकते हैं, तो आपको सारी सर्विसेज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। और आपके जैसे वीकनेस का अभी सर बताएंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। शुक्रिया, यू डिड वेल, आपने काफ़ी अच्छा किया, और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑफ कोर्स आप एक बहुत नोबल प्रोफेशन में है, और मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस तरह के प्रोफेशन में हूँ, सो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा काम करना रहेगा।
जैसे कि आप आंसर कर रहे हैं, आपने सबसे अच्छी बात ये कही कि मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने तीनों को आंसर आई कॉन्टैक्ट जो है वो तीनों से किया, लेकिन वो रेगुलर नहीं था, इरेगुलर था। जैसे हमसे शुरू हो रहा था तो आपने सबसे की तरफ देखा, लेकिन ड्यूरिंग द आंसर जिसने क्वेश्चन किया आप उसी की तरफ देख रहे हैं। सो इसका एक तरीका होता है, जब भी आप आंसर स्टार्ट करें, जिसने क्वेश्चन किया उसकी तरफ देख के करें। आंसर देने के दौरान आप तीनों से इंटरेक्ट करें और आंसर अंत करते वक्त भी जिसने क्वेश्चन किया उसकी तरफ देखें, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने नहीं पैनल ने पूछा है। एक तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब शब्द से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। जी सर। मतलब हाँ, ये मतलब जहाँ मतलब है ना, मतलब के दो कारण होते हैं, या तो आपको अपनी बात रखनी नहीं आ रही है या आप कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं साइकोलॉजी आगे पढ़ता हूँ तो मतलब के मतलब होता है कि आप या तो कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है, जबकि दोनों आपका केस में नहीं है, दिख ये रहा है वो कुछ और है। तो इसको आपको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। दैट अगर पर्सन जो सामने वाला है साइकोलॉजी पढ़ता होगा तो वो उस पर क्वेश्चन कर सकता है। इसका थोड़ा सा आप एग्री हैं मेरी इस बात से? हाँ सर, जब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ तब शायद नहीं हो मैंने आपसे पूछा आपकी स्ट्रेंथ क्या है? किसी को आपने शायद बोला था प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला था शायद, पब्लिक स्पीकिंग, हाँ पब्लिक स्पीकिंग, सॉरी। सो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर पब्लिक स्पीकिंग में लोगों को प्रभावित करने का टारगेट कहीं पे भी नहीं है। प्रभावित, आपने कहा प्रभावित कर देते, प्रभावित इज वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। पब्लिक स्पीकिंग बात वो होती, आप उसका मतलब समझिएगा, आपकी जो डिलीवरी ऑफ थॉट्स है, आपका जो संप्रेषण है लोगों से, वो लोगों के जहन में है, उनके दिमाग में है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इम्प्रेस और एक्सप्रेस दोनों शब्द होते हैं। इम्प्रेस कर देना और एक एक्सप्रेस करना, तो हमें एक्सप्रेसिव होना चाहिए ना कि इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना होगा, बट वो लास्ट इंप्रेशन अगले 5 साल तक रहता है, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। सो अब इस तरह का शब्द की प्रभावित करने वाला और जिस जॉब के लिए आप देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी में आपने कहा, सॉरी आपने वीकनेस के लिए कहा कि आपकी हेल्थ का आप ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए, अगर हम आपको ये कहेंगे कि आपको अपनी कोई भी वीकनेस है वो नहीं बतानी चाहिए, वो गलत है। भगवान के अंदर भी कोई कमी है। आप ये कहते हैं कि वीकनेस बता दो, तो आप सामने खुद ही अपने आप को एक सर्कल में बाउंड कर रहे हैं। हमें वहाँ पे क्या करना है, कोई भी आपकी वीकनेस हो उसको पास्ट हैबिट के तौर पे बताइए। जैसे आपने कहा मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हूँ, ठीक है, मैं अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखा करती थी, अब मैं उस पर काम करने लगी जिससे मुझे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसने आपकी वीकनेस बताते हुए अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी, क्योंकि आप एडेप्टिव हैं, आप एक्सेप्टेंस मोड रखती हैं, रिसेप्टिव मोड रखती हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है। प्रेजेंट टाइम में वीकनेस को बताना वो ठीक नहीं है। वीकनेस को हमेशा पास्ट हैबिट के तौर पे बताओ विद इंप्रूवमेंट, ओके, वो दिखना चाहिए, वो दिखता है। मोटिवेशन के ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मोटिवेशन क्या होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर आंसर नहीं। मोटिवेशन होना चाहिए, आपका खुद का मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं है, आप दूसरे को कैसे मोटिवेट करेंगे? सर मतलब लगातार तो नहीं रह सकते। अगर आप लगातार ही रख लेंगे तो आप भगवान बन गए। टेस्टिंग ही जब थी, जब आप मोटिवेटेड नहीं हो और आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया, ही इज एक्चुअली मोटिवेटर। मोटिवेटर कौन होता है? मोटिवेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है? जहां आप एनर्जी में लो है लेकिन बिना किसी से बात करे हुए आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, आंतरिक मोटिवेशन। क्योंकि वीडियो हम देख के 1 घंटा मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में असल में क्या चल रहा है आपको पता है, ठीक है। तो मोटिवेशन एक उस पोजीशन पे होना बहुत 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 जरूरी है।
सारे आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन आपको फिर भी उनको मोटिवेट करना है विद योर सेल्फ मोटिवेशन। तो इस पर थोड़ा सा वर्किंग करिएगा आंसर, ठीक है। मतलब आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड यू कैन मोटिवेट अदर्स। आप बार बार एक शब्द बोल रहे थे, डेटा वगैरह वगैरह, डेटा वगैरह, है ना? जी। ये डेटा एंड ऑल, ये डेटा बोलिए आना, ये जो पैरेलल शब्द हम बना लेते हैं ना, होमोनिम, ये अवॉइड करिए लैंग्वेज में से, ठीक है। आप ये मान के चलिए, आप जहाँ भी खड़े हैं, एसडीएम अगर आप बन जाते हैं, जो सबकी इच्छा है, आपका एक एक शब्द पकड़ने वाले लोग खड़े हुए हैं, उसमें पढ़े लिखे भी हैं जो एजुकेटेड हैं, सॉरी पढ़े लिखे भी हैं जो लिटरेट हैं, और ज्ञानी भी हैं जो एजुकेटेड हैं, ठीक है। आप टीवी पे भी होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये वगैरह और इस तरह के जो शब्द हैं इनको बताइए। फिस्कल डेफिसिट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था आपको, उसका समथिंग फैक्चुअल मैं पढ़ नहीं पाई। हाँ, थोड़ा-थोड़ा। ठीक है, ठीक है। ये कछुआओं वाली बात जो आप बोल रहे थे बार बार, और आपने कहा था नाम याद नहीं है, नाम याद नहीं है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट कम से कम 10 से 15 बार आया है। जब इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, गुड और बैड, अच्छा अच्छा ही है, बुरा बुरा ही है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। हम जनरली माइंडसेट क्या होता है, अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा ये, बुरा है यार लेकिन थोड़ा ये भी है। इससे आप बाहर निकलिए, आपको नहीं पता ना करिए, अंदाजा मत लगाइए, ठीक है। आपकी 10 से 15 स्टेटमेंट थे, एग्जैक्टली याद नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनकी कॉन्फिडेंस को वो डेंट करता है कि अब क्या पूछे। तो गलत बोलने से बेटर है कि ना सॉरी बोल दें, या मुझे नॉलेज नहीं है, आप साफ बोलिए, क्योंकि आप अंदाजा भी लगा रहे हो तो भी पता ही लग रहा है ना। तो हम व्हाई टू हाइड, लेट्स मेक इट, ओके। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आपका कोई जूनियर है ना, आप उसको रिस्पांसिबिलिटी कभी नहीं देंगे, आप अथॉरिटी देंगे। मैं खड़ी हूं, काम करो, जिम्मेदारी लेके मेरी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, फ्यूल का प्रिंसिपल है कि आप अथॉरिटी जैसे डिसीजन 50-10,000 रुपए के खर्चे के लिए पूछना है, उसके अंदर आपके जूनियर के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एक डिसीजन ले कि वाकई में 10,000 चाहिए या नहीं चाहिए, ये होता है अथॉरिटी। लेकिन 10,000 होने पे काम हो गया तो वो टीम वर्क है, लेकिन अगर काम नहीं हुआ, फेलियर है, वो मेरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जैसे एक माँ बाप के लिए बच्चा होता है, बच्चा शैतानी करता है, बदतमीजी भी करता है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो जिम्मेदार कौन है? मदर फादर होते हैं ना, और मदर फादर ही बच्चे को ऑथराइज करते हैं कि तुम टीवी देख लो, तुम खेल लो, ये कर लो, वो कर लो। सिंपल एग्जांपल, ठीक है। लेकिन सर फिर जैसे आपने बोला था कि फिर उसके बाद तो वो रुक जाएगा, मतलब वो फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इसलिए तो फिर आप बैठे हुए हो, आप मॉनिटरिंग करने के लिए बैठे हो ना, आप किस लिए हो? वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया, क्योंकि आपने अलग अलग स्टेटमेंट दी, मैंने कंफ्यूज किया आपको। आपका आंसर ये आना चाहिए था ना कि जो मेरी पोजीशन है, मैं हूं ना रिस्पॉन्सिबल, मेरा काम क्या है? सुपरवाइज करना लोगों को। आप ऑफिस में है या नहीं है, काम वैसा ही होना चाहिए जैसे कि आप ऑफिस में हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल। और आपने अथॉरिटी किया है, आप कोई टीम इंस्पेक्शन पे आ रही है और आप ऑफिस में नहीं है, उनको यही लगना चाहिए कि आप अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए इतना अच्छा काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी शेयर करना, ठीक है। फ्यूल्स प्रिंसिपल जरूर पढ़िएगा, आपको पर्सनली भी बहुत हेल्प करेंगे। ग्रूमिंग के ऊपर थोड़ा सा आप अपने ड्रेसिंग के ऊपर काम करिएगा, आप हाँ कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा आप इस चीज पे काम करिए, और इट कैन बी अ गुड साड़ी, गुड सूट। सर मैं साड़ी पहनूंगी, वो आज अचानक से कोई बात नहीं, आप जो हेयर होता है, जो देखो टाई करना बहुत जरूरी है, आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। वैसे भी हिंदू शास्त्रों में तो कहीं कहा भी गया है कि जितना साफ दिखता है माथा, जितना क्लीन दिखता है, उतना तेज आता है। आप तो इंटेलिजेंट भी है सब कुछ, तो इस चीज को आने दीजिए, ठीक है। तो ये तो माइथोलॉजिकल बात हो गई, बट प्रोफेशनली इफ आई टॉक,
इट्स लाइक क्लैरिटी, थॉट्स, ये सब आपके चीज़ों से, आपके एटीट्यूड से 80% सिलेक्शन और रिजेक्शन कैंडिडेट का इंटरव्यू रूम के एंटर होते ही हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, आपका एक ही हाथ मूव हो रहा है, दूसरा लेफ्ट वाला मूव ही नहीं हो रहा है। बात करने में आपका एक ही हाथ मूव हो रहा है, वो ऑकवर्ड लग रहा है। कभी आप वीडियो शूट करिएगा, आपको महसूस होगा खुद का, दोनों हाथों को मूव करिए और चेस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका हाथ, चेस्ट हाइट के नीचे नीचे रहना चाहिए और दोनों हाथ मूव होने चाहिए। ठीक है, ये मेरी तरफ से था। पहला तो आपका अच्छा था, प्रेजेंटेशन आपका काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू से। फर्स्ट चीज़ की आपको जब भी कोई क्वेश्चन करे तो आपको क्या है, पहले उसको सुनना है अच्छे से, है ना। कुछ कुछ जगहों पे मैंने नोटिस किया था कि आप थोड़ा सा सुन के आप उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर पूरा सुन के फिर आप उसको मॉडिफाई कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा नहीं था बट था, ऑब्जर्व कर सकता है कोई, तो इतना था। तो ये चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले अच्छे से पेशेंटली आपको सुनना है, देन आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एकदम आपको एकदम जल्दी ही आपको तुरंत ही रिस्पॉन्ड करना है ना, उस पर काम कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपको राजस्थान के अलावा नेशनल लेवल की जो भी फैक्चुअल डेटा है या फिर इश्यूज हैं कुछ भी, उन पे भी ध्यान देना है। जैसे मैंने बजट पूछा आपसे, आपको इंडियन जो लेवल का था वो आपको कम ध्यान था, राजस्थान का आपने मुझे बता दिया है ना। हाँ, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, दोनों आपका पैरेलली चलना चाहिए, नेशनल एज वेल एज योर अपना स्टेट का, है ना। एक फैक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। अभी आप मुझे हमारे सामने आप बोल ही रहे थे कि फैक्चुअल आप नहीं कर पाए, तो वो देना है। एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है। जैसे मैंने लिटरेसी रेट पूछा था आपसे, तो उसमें भी आप थोड़ा अटक रहे थे, क्योंकि लिटरेसी रेट आप क्योंकि एजुकेशन उससे बैकग्राउंड से हैं या टीचिंग के फील्ड से हैं, तो ये बहुत आम सा क्वेश्चन है ना। तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि इतना आपको हर लेवल पे बताओ, नेशनल हो, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो ये आपको उसमें ध्यान देना, फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना है ना। और आपका जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे आपका सरोगेसी का हमारा डिस्कशन हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन का डिस्कशन हुआ, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मेरे साथ आपके डिस्कशन हुए, तो इन पे आपको ध्यान देना है कि इनका क्या बात चल रही है और इसको क्या सुधार किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट वाला जो क्वेश्चन था कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ऐसे ही ये इश्यूज पे ध्यान देना है आपको, डिस्क्वालिफिकेशन से कनेक्टेड, क्योंकि करंट में चल रहा है। तो मैंने वो आपसे पूछा था, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी पूछे गए थे, है ना। ये चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी ठीक है, इट वाज गुड। देखिए मैम, जैसे मैम ने मेंशन ही किया करंट अफेयर्स, हाँ वीक है आप उसमें, हाँ, तो वो पढ़ना शुरू करिए आप, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ पढ़ना शुरू कीजिए आप। एक आप पेन लेके आए थे साथ में, हाँ, तो आप हाथ में हिला रहे थे, वो रख देना आपको, क्योंकि आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए दी जा सकती है। ओके, तो वो ला के रख दीजिए और आराम से बैठिए एकदम, ठीक है। और जैसे सर बता रहे थे वैसे यूज़ कीजिएगा हैंड्स का। और दूसरा, आपका स्टैटिक नॉलेज जो है सब्जेक्ट का, वो सटीक होना चाहिए। जो आंसर देना है, जो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, उसी का आंसर देना है। यदि सटीक आपको आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए, उसमें फालतू का ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक आपको ना गुड लिसनर भी बनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। जैसे सर ने बात की थी कि लिटरेट एंड एजुकेट में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो आप लिटरेचर सुन रहा था आपको, तो ध्यान से सुनना भी है आपको। एक आप ऑफिसर बनोगे, सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत मैटर करेगी आपकी, ओके। सो आप जो भी डिसीजन, जैसे सर ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो आपके डिसीजन ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे, ठीक है, तो सेम डिसीजन के साथ आना है आपको, ओके। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। आप कहीं जगह आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, ठीक है। सर ने बात करी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आपको इम्प्रूव करना है और एक पॉजिटिव साइड रखना है, ठीक है। जैसे आपको बोला गया कि आरपीएस क्यों नहीं, यस सर आरपीएस भी करूँगी मैं,
ठीक है, हाँ, वो क्योंकि सही। उसमें सारी अलाइड सर्विसेज के लिए तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसी के लिए अप्लाई किया ना आपने, तो सब चैलेंज के लिए रेडी रहना है। ओके, थैंक यू।